हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो नॉरसेट में जो मेंस एग्ज़ाम होगा, प्री क्लियर होने के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके पैटर्न पे बनाया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DKA बोलते हैं, इज़ बीइंग ट्रीटेड इन द एमरजेंसी डिपार्टमेंट। विच फाइंडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। एक डायबिटिक का पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, जिसको DKA सस्पेक्ट किया जा रहा है और एमरजेंसी में आया है। तो उसमें ऐसे कौन से सिम्टम्स लगेंगे आपको कि आप उसमें DKA डायग्नोसिस बनाने में ठीक है, मतलब आपके लिए ठीक होगा। सो ऑप्शंस आर, इसमें सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक होते हैं। सो ऑप्शंस है, नंबर 1 इंक्रीज इन pH, नंबर 2 कोमेटोज स्टेट, नंबर 3 डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग, नंबर 4 डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड नंबर 5 एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो राइट आंसर इज 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5। नंबर 1 2 कोमाटोज स्टेट, कोमाटोज उसका जो स्टेट है वो कोमाटोज रहेगा। 2, 3 डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग एंड 5 एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज। अगर डायबिटीज़ है तो ग्लूकोज लेवल रेज रहेगा उसका। सो 2, 3 एंड 5 ऑप्शन सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें रैशनल क्या है, विल सी द रैशनल ऑल्सो। Because of the profound deficiency of insulin associated with DKA, glucose cannot be used for energy and the body break down fat as a secondary source of energy. Because of profound deficiency, इंसुलिन की कमी के कारण जो ग्लूकोज है बॉडी में उसको यूज़ नहीं करती है बॉडी, जबकि जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है। Ketone, which are acid byproduct of fat metabolism, build up and the client experience a metabolic ketoacidosis. Next question है हमारा, a client is brought to the emergency department in an unresponsive state and a diagnosis of hyperosmolar hyperglycemic syndrome is made. The nurse would immediately prepare to initiate which anticipated health care provider prescription. ये भी डायबिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पेशेंट है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, एमरजेंसी में है, तो उसको ऐसी कौन सी फाइंडिंग्स होंगी उसमें कि विद सपोर्ट द डायग्नोसिस। नंबर 1, आफ्टर डायग्नोसिस एंटिसिपेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब एज ए नर्स आपको क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी उस टाइम पे। सो नंबर 1 एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, नंबर 2 100 यूनिट ऑफ NPH इंसुलिन, नंबर 3 इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न ऑफ नॉर्मल सलाइन, नंबर 4 इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सो राइट आंसर इज 3 इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न ऑफ नॉर्मल सलाइन। अगर कोई हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक का पेशेंट आया है एमरजेंसी में तो सबसे पहले इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न ऑफ नॉर्मल सलाइन शुरू करते हैं। दिस इज़ द प्रायोरिटी एक्शन। व्हाट इज़ द रैशनल। द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, जिसको HHS भी बोलते हैं, इज टू रीहाइड्रेट, उसको सबसे पहले रीहाइड्रेट करना होता है, to restore fluid volume and to correct electrolyte deficiency. Intravenous fluid replacement is similar to that administered in diabetic ketoacidosis DKA and begin with IV infusion of normal saline. अगर HHS का पेशेंट एमरजेंसी में आया है तो सब प्रायोरिटी एक्शन होगा उसमें टू इन्फ्यूज़ नॉर्मल सलाइन टू rehydrate the patient. Next, the nurse teaches a client with diabetic mellitus about differentiating between hypoglycemia and ketoacidosis. As a nurse, you are teaching
टू पेशेंट, वन इज़ हाइपोग्लाइसीमिया जिसका शुगर हमेशा लो रहता है, एंड वन इज़ कीटो एसिडोसिस, उसमें डिफरेंस समझाना है. द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग बाय स्टेटिंग दैट ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज शुड बी टेकन इफ़ विच सिम्टम और डेवलप सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. इसमें भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस आर करेक्ट. तो पेशेंट से क्या बोलेगा कि आपको लगेगा कि ही इज़ वेल अंडरस्टूड. सो ऑप्शंस 1 polyuria, 2 shakiness, 3 palpitation, 4 blur vision, 5 lightheadedness, and 6 fruity breath odor. Right answer is 2, 3 and 5. 2 shakiness, 3 and 5. ये नहीं है. 2, 3 and 5. The client demonstrate shakiness and lightheadedness, palpitation. अगर पेशेंट को ये सारी चीज़ें पता है, सिम्टम्स पता है, सो ही इज़ वेल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन हाइपोग्लाइसीमिया एंड कीटोएसिडोसिस. ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग से रहेंगे, सो ध्यान से क्वेश्चन को समझ के ही आपको आंसर देना है इसमें. नेक्स्ट, rational shakiness, palpitation and lightheadedness are sign symptoms of hypoglycemia and would indicate the need for fluid and glucose. Polyuria, blur vision and fruity breath odor are manifestation of hyperglycemia. Next question. A client with diabetic mellitus demonstrate acute anxiety when admitted to hospital for the treatment of hyperglycemia. What is the appropriate intervention to decrease the client's anxiety? एक डायबिटीज़ का पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ही हैज़ मैनी क्वेश्चन, सो उसको उसकी एंग्जाइटी लेवल को कैसे डिक्रीज़ करेंगे? ऑप्शंस 1 एडमिनिस्टर ए सेडेटिव, 2 कन्वे एम्पैथी, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड द क्लाइंट, 3 इग्नोर द साइन एंड सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी, 4 मेक श्योर दैट क्लाइंट इज़ फैमिलियर विद द करेक्ट मेडिकल टर्म्स ऑफ प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग. So right answer is 2. Number 2, convey empathy, trust and respect toward the client. ये सबसे पहले नर्सिंग में सिखाया जाता है, to empathy and sympathy towards the patient. So number 2 is the right answer. If patient has very anxiety, so we should be empathetic, trustful and respect their feelings. What is the rationale? Anxiety is a subjective feeling of apprehension, uneasiness or dread. The appropriate intervention is to address the client feeling related to anxiety. Administer a sedative is not the most appropriate intervention and does not address the source of client anxiety. Next is, a client is admitted to the hospital with a diagnosis of DKA. An initial blood glucose level is 950 mg per dl. A continuous intravenous infusion of short-acting insulin is initiated along with IV dehydration with normal saline. The serum glucose level is now decreased to 40. The nurse would prepare to administer which medication? एक DKA का patient admit हुआ emergency में with sugar is very high, so उसको manage कर दिया with the insulin and normal saline. अब उसका sugar ठीक है. So after this, what will be the next step? Options: an ampule of 50% dextrose, number 2 NPH insulin subcutaneously, number 3 IV fluid containing dextrose, number 4 phantoin for prevention of seizure. Right answer is 3, IV fluid containing dextrose. ये सारा मैनेज होने के बाद IV fluid शुरू करना है which is dextrose. What is the rationale? Emergency management of DKA focus on correcting fluid and electrolyte imbalance and normalizing the serum glucose level. If the correction occurs too quickly, serious consequences include hypoglycemia and cerebral edema can occur. During management of DKA, then sugar is level fall to 250 to 300. After that, dextrose should be start. क्योंकि ये सब एकदम मैनेज करने के बाद पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस होते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा
ग्लूकोज देना भी ज़रूरी हो जाता है, इसलिए डेक्स्ट्रोज देना आफ्टर द ऑल मैनेजमेंट डेक्स्ट्रोज देना चाहिए। नेक्स्ट, नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट न्यूली डायग्नोसिस विद डायबिटीज for signs of complication. Which sign or symptom, if exhibited in the client, indicate that the client is risk for chronic complication of diabetes? If the blood glucose is not adequately managed. एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा है ऐसा, तो इफ़ देयर इज़ कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, तो उसको कैसे मैनेज करना है? ऑप्शन 1 इज़ पॉलीयूरिया, 2 डायफोरेसिस, 3 पैडल एडीमा, 4 डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. So right answer is 1, polyuria. What is the rationale? Chronic hyperglycemia resulting from poor glycemic control contribute the microvascular and macrovascular complication of diabetes mellitus. Classic symptoms of hyperglycemia include polydipsia, polyuria and polyphasia. Diaphoresis may occur in hypoglycemia. Hypoglycemia in acute complication of diabetes mellitus. लेकिन इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, पॉलीयूरिया ही है, सो पॉलीयूरिया विल बी द कॉम्प्लिकेशन. अगर वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया होता तो हाइपोग्लाइसीमिया भी आ सकता है. सो हियर इज़ द पॉलीयूरिया इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, द क्लाइंट इज़ प्रिपेयरिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विथ डायबिटीज मेलाइटिस हु हैज़ हाइपरग्लाइसीमिया. द नर्स प्लेस प्रायोरिटी ऑन विच क्लाइंट प्रॉब्लम. एक डायबिटीज़ के पेशेंट का प्लान ऑफ केयर रेडी कर रहे हैं, सो उसमें एज ए नर्स व्हाट विल बी द प्रायोरिटी, विच क्लाइंट प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देना है? ऑप्शंस: लैक ऑफ नॉलेज, 2 एडुकेट फ्लूइड वॉल्यूम, 3 कॉम्प्रोमाइज फैमिली कॉपिंग, 4 इनएडुकेट कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. राइट आंसर इज 2 इनएडुकेट फ्लूइड वॉल्यूम. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि मतलब कौन सा सिम्टम्स लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. सो फ्लूइड वॉल्यूम लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. सो जो लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स होते हैं उन्हीं को सबसे पहले ट्रीट करना है किसी भी कंडीशन में. सो इनएडुकेट फ्लूइड वॉल्यूम विल बी द प्रायोरिटी. व्हाट इज़ द रैशनल? An increased blood glucose level will cause the kidney to excrete the glucose in the urine. The glucose is accompanied by fluid and electrolyte, causing an osmotic diuresis, leading to dehydration. This fluid must be replaced when it becomes very severe. Option 1, 3 and 4 are not specifically related. So fluid volume को ही सबसे पहले प्रायोरिटी देना है. Next. The nurse is caring for a client after hypophysectomy and notes clear nasal drainage from the client nostril. Nurse should take which initial action? एक हाइपोफिजेक्टमी का पेशेंट है और उसको नेजल ड्रेनेज हो रहा है, तो व्हाट इज़ द इनिशियल एक्शन एज ए नर्स? ऑप्शन 1, लोअर द हेड ऑफ बेड, 2 टेस्ट द ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज, 3 ऑब्टेन ए कल्चर ऑफ द ड्रेनेज, 4 कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द ड्रेनेज. Right answer is 2. Test the drainage for glucose. What is the rationale? क्यों चेक करना है ग्लूकोज के लिए? After hypophysiectomy, the client should be monitored for rhinorrhea. Rhinorrhea is any discharge from the nose, which could indicate a cerebrospinal fluid leak. तो वही था, CSF को चेक करने के लिए ग्लूकोज चेक करते हैं. इफ़ दिस अकर्स द ड्रेनेज शुड बी कलेक्टेड एंड टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ CSF. CSF contain glucose and if positive, this would indicate that drainage is CSF. The head of the bed should remain elevated to prevent increased intracranial pressure. Clear nasal drainage would not indicate the need of culture. अगर nasal drainage clear है, क्योंकि रिनोरिया हो सकता है पेशेंट को हाइपोफिजेक्टमी के बाद, लेकिन आपको बस
ध्यान रखना है कि उसका ग्लूकोज चेक करते रहना है। अगर ग्लूकोज इज़ देयर तो वो CSF है। CSF इज़ नॉट द नॉर्मल, अदरवाइज क्लियर ड्रेनेज हो सकता है। और बेड को तो एलिवेट रखना ही है टू डिक्रीज ICP। ये सेम हेड इंजरी में भी रिलेटेड हो सकता है। अगर हेड इंजरी का पेशेंट के नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है उसमें भी CSF के लिए चेक करते हैं, ग्लूकोज को ही चेक करते हैं। जो भी ड्रेनेज हो रहा है, नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, तो CSF चेक करना ज़रूरी होता है और वो ग्लूकोज से ही चेक होता है। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू एन emergency department and diagnosis of mixed edema coma is made. Which action should the nurse prepare carry out initially? एक मिक्स एडिमा कोमा, थायराइड, अनट्रीटेड थायराइड, अनकंट्रोल थायराइड के बाद मिक्स एडिमा कोमा हो सकता है। तो अगर एक ऐसा पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो व्हाट इज़ द इनिशियल एक्शन एज ए नर्स? ऑप्शन नंबर 1, वार्म द क्लाइंट. नंबर 2, मेंटेन ए पेटेंट एयरवे. नंबर 3, एडमिनिस्टर थायराइड हार्मोन. नंबर 4, एडमिनिस्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट. सो राइट आंसर इज 2, मेंटेन पेटेंट एयरवे, क्योंकि एयरवे इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चूज़ करना है कि व्हाट इज सिम्टम, व्हाट काइंड द सिम्टम इज़ गोइंग टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। बस उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो मेंटेन ए पेटेंट एयरवे. व्हाट इज़ द रेशनल? Mixed edema coma is a rare but serious disorder that results from persistently low thyroid production. Coma can be precipitated by acute illness, rapid withdrawal of thyroid medication, anesthesia, surgery, hypothermia, and use of sedatives. In mixed edema coma, the initial nursing action is to maintain patent airway. Oxygen should be administered, followed by fluid replacement. Keeping the client warm, monitoring vital signs, and administering thyroid hormone are the later action. Next, nurse is caring for a client admitted to emergency department with DKA. The acute phase, nurse plan for which priority intervention? एक DKA का पेशेंट एडमिट हुआ है तो सबसे पहले मतलब एज ए प्लान केयर बना रहे हैं तो व्हाट विल बी द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन योर माइंड? नंबर 1, करेक्ट द एसिडोसिस. नंबर 2, एडमिनिस्टर 5% डेक्सट्रोज इंटरवेनसली. नंबर 3, अप्लाई मॉनिटर फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नंबर 4, एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इंट्रावेनसली. या नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. अगर DKA का पेशेंट आ गया है इमरजेंसी में तो सबसे पहले आपको माइंड में सोचना है कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन विल बी इन्फ्यूज्ड. हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया था DKA का, रिहाइड्रेट भी करना है, शॉर्ट इंसुलिन भी देना है और ये सब मैनेज होने के बाद डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न बाद में शुरू करना है टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया. नेक्स्ट, एक क्लाइंट विथ टाइप, नहीं ये तो नहीं है. A nurse is performed an assessment on a client with pheochromocytoma. Which assessment data would indicate a potential complication associated with disorder? This is also thyroid related question. एक pheochromocytoma का पेशेंट एडमिट हुआ है, सो कौन सा असेसमेंट वुड इंडिकेट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन कि ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है? सो ऑप्शंस: ए यूरिनरी आउटपुट 50 ml/hour, coagulation time of 5 times. 3, a heart rate that is 90 beats per minute and irregular. Number 4, ए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 20 mg/dl. सो ये 4 आपने कॉम्प्लिकेशन देखा है, तो उसमें से आपको पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या लग रहा है रिलेटेड टू pheochromocytoma? आंसर नंबर 3, हार्ट रेट इज 90 beats per minute एंड इरेगुलर. दिस इज ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है. So this is the complication, like potential complication. And what is the rationale? Number 3, pheochromocytoma is a catecholamine producing tumor usually found in adrenal medulla. Adrenal medulla kidney के ऊपर होती है, but extra adrenal location include the chest, bladder, abdomen and brain. It is typically a benign tumor but can be malignant. Excessive amount of epinephrine and norepinephrine are secreted.
The complication associated with pheochromocytoma include hypertensive retinopathy, nephropathy, myocarditis, increased platelet aggregation, and stroke that also can occur from the shock, kidney failure, and dysarrhythmia. Next, there's no next. So आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. Next video we will discuss some another important question. Till that time watch the video, share, like and subscribe the channel. Thank you.